शुभ संध्या आप सभी लोगों को। मेरा नाम निर्भय शुक्ला आप लोगों को हिंदी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादातर बच्चे इसमें सीईटी के हैं, फर्स्ट ग्रेड के, ठीक है। सबसे पहले आज जो प्राथमिक जानकारियां हैं हिंदी में, हमें क्या जानकारी होनी चाहिए। हिंदी एक भाषा है जैसा आप जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है, आप लोगों के विचार से क्या है भाषा? भाषा, हाँ, सूचनाओं का संप्रेषण का माध्यम। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति रचना भाष धातु से हुई है। टाप प्रत्यय लगता है इसमें, आ लग जाता है पीछे। भाष धातु, धातु शब्द पहले सुना है कभी आप लोगों ने? किसे कहते हैं धातु? मूल शब्द किसका? क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल जो रूप होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? धातु कहते हैं। 10वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी याद आ रहा हो तो। पट धातु के रूप बताइए लट लकार में। तो पट धातु मतलब क्या? पठ मूल, धातु क्रिया का मूल रूप है। उससे फिर क्रिया के अलग अलग रूप बनते थे, है ना? पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत। तो ये हमने उसके बाद में उस धातु से क्या बनाई? क्रियाएं बनाई, है ना? अब जैसा ये आभास क्या है? धातु है। भाष धातु से अलग अलग शब्द बनते हैं, इसी से एक शब्द बना हुआ है भाषा। इसी में अगर अन प्रत्यय लग जाता है तो ये बन जाता है भाषण। भाषण में हम क्या करते हैं बेटा? जब हम भाषण देते हैं तो भाषण में क्या करते हैं? हाँ, वेरी गुड। हम अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये भाषा या भाषण भाष से बना हुआ है। इसका मतलब प्रकट करना, कहना है ना? कोई बात आप कहना चाहते हैं तो वह क्या कहलाएगा? भाष से बनता है। दो व्यक्ति हैं, यह अपने विचार या कोई भाव, इमोशंस, या कोई सूचना या कोई बात ये भेजना चाहता है इसके पास। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, ड्राइंग का टीचर नहीं हूं, बस सिर्फ समझाने के लिए, है ना? तो यह अपनी, चलो थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं, इसको हंसा देता हूं। आज इंटरनेशनल हैप्पी डे है। अरे वाह! तो आज वैसे भी थोड़ा सा खुश रहना चाहिए, है ना? खुश तो हमेशा रहना चाहिए, है ना? एक बार जब सेल्फी लेते हैं हम लोग तो कहते हैं कि एक बार मुस्कुरा दीजिए तो फोटो अपनी अच्छी आ जाती है। एक बार अगर मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है, तो अगर हमेशा मुस्कुराते रहे तो जिंदगी हमारी कितनी अच्छी हो सकती है। तो ये विचार, भाव, सूचना, बात, ये यहां तक पहुंचाना चाह रहा है। ये भाषा के माध्यम से ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। जब तक वह विचार मन में है, उसके पास ध्वनि नहीं है, अध्वन्यात्मक है, ध्वनि नहीं है, अध्वन्यात्मक विचार जो है अध्वन्यात्मक है। लेकिन जब उसके बाद ध्वनि आ जाएगी तो भाषा के माध्यम से, ऐसी भाषा जो मैं भी समझता हूं, जो बोल रहा हूं और आप लोग भी समझ रहे हैं उसको, तब हम मैं अपने विचार आप तक प्रेषित कर सकता हूं, है ना? तो ये पहुंचाएगा यहां पर, और ये भी जो है समझ रहा है, इसको भी ये भाषा आना चाहिए। तो भाषा के माध्यम से यहाँ पर बात भेजी जाएगी और भाषा के माध्यम से ये बात समझेगा, और फिर ये जब उत्तर देगा
रिप्लाई करेगा तो ये भी किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो भाषा जो है, अगर हम इन सब बातों को जोड़ दे बेटा, तो हमारे विचार, भाव, सूचना या बात को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है सरल भाषा में, उसको क्या कह सकते हैं हम, भाषा कहलाती है। भाषा के द्वारा हम विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, और न केवल विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं बल्कि विचारों को उससे हम समझते भी हैं उसके विचार को। तो ये क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। वेरी गुड, आदान प्रदान। आदान प्रदान हो जब, तब क्या कहलाता है, भाषा के माध्यम से। तो हम ये कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वह क्या कहलाता है बेटा, भाषा कहलाती है। या हम इसको विनिमय शब्द एक होता है बेटा, कभी सुना है विनिमय शब्द? विनिमय क्या होता है? कोई आप लोगों से कॉमर्स का स्टूडेंट है? कोई नहीं है। इसमें शर्माने की क्या बात है, तो है, बता दीजिए। ठीक है, आप है, विनिमय तो जरूर सुना होगा, वस्तु विनिमय सुना है, एक्सचेंज करना। जब हमारे पास मुद्रा नहीं हुआ करती थी तो मेरे पास गेहूं उगता था, आपके पास चावल उगता था। मुझे चावल खाने की इच्छा है, आपको गेहूं खाने की इच्छा है, तो हमने क्या किया कि आधा मेरा गेहूं ले लो, आधा अपना चावल दे दो, दोनों ने दोनों चीज खा ली। इसको कहते थे वस्तु विनिमय। यानी विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, इसी का पर्यायवाची है ना। तो हम यूं भी कह सकते हैं भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। देखिए, एक ही बात को अलग अलग तरीके से मैं समझा रहा हूं। जो मैंने अगर भाषा की परिभाषा रटने वाला काम नहीं करना है, हमको ऐसे समझ जाना है कि किसी भी तरीके से हम अपने शब्दों में उस बात को बता सके। तो अपने शब्दों में बताइए, कैसे बताएंगे? हम अपने विचार, भाव, सूचना या बात को दूसरे तक संप्रेषित करते हैं, या दूसरे की बात, विचार, भाव और सूचना को जिस माध्यम से हम समझते हैं उस माध्यम को ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम इसको और छोटा करना चाहें तो कहे कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। या हम कहे भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि जब हम अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को जब समझते हैं, उस माध्यम को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, भाषा किसे कहते हैं? ये भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के रूप, जब हम अपनी बात को या विचार को बोलकर किसी तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का कौन सा माध्यम है, वह मौखिक माध्यम है। और उसी विचार को जब हम किसी के पास लिख कर पहुंचाते हैं तो वह भाषा का कौन सा माध्यम हो गया बेटा, लिखित माध्यम हो गया। तो दो माध्यम है जिससे हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, है ना। या तो हम बोल कर पहुंचाते हैं या हम लिख कर पहुंचाते हैं। देखिए, इसकी भी परिभाषा हमको रटनी नहीं पड़ेगी, जो हमने समझी थी उसी में बस थोड़ा सा विस्तार करना है। और कैसे विस्तार करेंगे बेटा, जब हम अपनी बात, कोई भाव, सूचना या विचारों को किसी तक बोलकर पहुंचाते हैं तो वह भाषा का मौखिक माध्यम कहलाता है। ठीक है बेटा। और इसी बात को अगर हम कहें कि जब हम अपने विचार, भाव, सूचना या बात को किसी तक लिख कर पहुंचाते हैं तो वह भाषा का कौन सा माध्यम कहलाता है, लिखित माध्यम कहलाता है। ठीक है बेटा। तो एक है मौखिक और है एक लिखित। लिखित माध्यम जो होता है वह क्या होता है, वह बहुत दिनों तक संचित करके रखा जा सकता है ना। यह स्थायी होती है भाषा। जो हमारे इतिहास है, हमारा साहित्य है और जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं सब लिखित थे, तो वह आज तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते आ रहे हैं। मौखिक भाषा अस्थायी होती है ना। जो बोल दिया वो समाप्त हो गया। भाषा का ये थोड़ा सा सरल माध्यम है। सरल इसलिए है क्योंकि सुनकर हम लोग
सीख सकते हैं। मौखिक भाषा जो है वह सुनकर सीख लेते हैं। पंजाबी गानों पे पूरा अपना भारतवर्ष डांस कर रहा है ना। हरियाणवी गाने पे अपने राजस्थान के लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी डांस कर रहे हैं। हट जाता हूँ पाछे ने, नाचन दे जी भर के ने, है ना। भोजपुरी गाने पर राजस्थान के लोग भले समझ में आए चाहे नहीं आए कि लॉलीपॉप लागे लो। तो जितने भी गाने हैं, एक भाषा क्षेत्रीय भाषाओं के गाने हैं, दूसरे लोग बड़े आसानी से समझ समझ लेते हैं। यानी बोलना और समझ लेना आसान है, लेकिन उसी को लिखना बहुत कठिन है। कई कई विद्वान भाषा का एक रूप और मानते हैं। कौन सा? सांकेतिक भाषा। ये कौन सी भाषा हो गई भाई? इशारों से समझाना। जैसे मैंने कुछ नहीं कहा कि आप बोलिए, लेकिन आप बोलने लगी, मैंने इशारा किया था। ये क्या है? संकेत है। जब हम अपनी बात या विचार, भाव संकेतों के माध्यम से किसी अन्य तक पहुंचाते हैं तो वह क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। ये क्या है? ये रोड पर जाते हैं हम, तो रोड पर जाते हैं तो टर्न लेने के लिए बताया है। लड़के तो जैसा इसमें होता है वैसा ही टर्न ले लेते हैं, लड़कियों की कोई गारंटी नहीं होती है। इंडिकेटर इधर का दिखा कर इधर मुड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है, हैं? होता है बेटा। कल परसों जा रहा था मैं, तो एक बच्ची थी आगे स्कूटी चलाकर जा रही थी, और स्कूटी चलाते चलाते ना उसने हाथ दिया ना इंडिकेटर दिया, अचानक इधर मोड़ दिया। तो मैंने कहा बेटा ना तुमने इंडिकेटर दिया ना हाथ दिया, मोड़ दिया ना तुमने, मैं अभी गिर जाता। तो बोली अंकल जी मैं तो रोज इधर से ही मुड़ती हूँ, आपको ध्यान रखना चाहिए था। तो उनके लिए संकेत का कोई महत्व नहीं है। संकेत यहाँ पर ना बोलकर बात कही गई, ना लिख कर कही गई। जब हम संकेतों के माध्यम से कोई बात कहते हैं, उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। एक ऐसा ही भवन था, कमरा है, कमरे में एक बैठा है नायक और एक बैठी है नायिका, और भी उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो बात ना बोलकर कही जा सकती है, बोलेंगे तो सब सुन लेंगे, लिख कर भी देंगे तो भी सब सुन लेंगे। तो बड़ा बढ़िया दोहा लिखा है एक जगह, इशारेबाजी में सांकेतिक भाषा में बात हो रही है। दोहा है कि कहत नटत, नायक निवेदन करता है, नायिका नट जाती है। कहत नटत रिझत, रिझ जाता है नायक, खीझत वह नाराज हो जाती है नायिका। मिलत, फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, खिलत आंखें खिल जाती हैं। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में होत है नैनन हूं सो बात। आंखों के माध्यम से बात हो रही है। भाषा का कौन सा रूप है बेटा? सांकेतिक रूप है ना। तो जब बिना बोले बिना लिखे हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो भाषा का सांकेतिक रूप होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें बहुत देर तक बात की नहीं जा सकती, और यह भी हो सकता है कि वो कहे तो कुछ और रहा हो और वो समझ कुछ और रही हो, तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो संकेत का एक कोई निश्चित मतलब अर्थ नहीं निकल पाता। एक ही ताली है। अब ताली जो है किसी की प्रशंसा के लिए भी बजाया जाता है ना। किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी ताली बजा सकते हैं। कोई पक्षी आ गया उसको उड़ाने के लिए भी, और भी कई लोग होते हैं तालियां बजाते हैं। तो फिर भाषा के तीन रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब बात जो है वह सबसे कठिन भाषा जो है वह लिखित है। किसी भाषा को आप लिख नहीं सकते जब तक कि उसके बारे में पूरा ज्ञान आप नहीं ले लेते, है ना। बहुत सारे अलग अलग भाषाएं हैं, तो उनके लिखने की शैली जो होती है
वह अलग अलग होती है। जैसे हमने हिंदी में बोला बेटा क, तो आपको ये पता है कि क ऐसे लिखा जाता है। क का उच्चारण जब किया जाएगा, ध्वनि जैसे ही मुख से निकलेगी वैसे ही आप इसको कागज पे लिख सकते हैं। अब यही पंजाबी में अगर क बोल दिया गया तो पंजाबी में इस क को कैसे लिखते हैं ये हमें नहीं मालूम। हो सकता है आप में से किसी को मालूम भी हो, लेकिन जैसे मुझे नहीं मालूम इसलिए अब मैं पंजाबी भाषा नहीं लिख सकता। तो पंजाबी भाषा लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? जो लेखन चिन्ह, जिन चिन्हों का प्रयोग उसमें किया जाता है, अंग्रेजी में जैसे क के लिए के का प्रयोग किया जाता है, तो पंजाबी में के लिए वो चिन्ह कैसा बनता है वो हमें नहीं पता, इसलिए नहीं लिख पा रहे, है ना। तो जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग भाषा को लिखने के लिए किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? लेखन चिन्ह। भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? लेखन चिन्ह का एक नाम होता है लिपि। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, मतलब उसके चिन्ह बने होते हैं कि क ऐसे लिखना है, ख ऐसे लिखना है ना। तो हर भाषा के लेखन चिन्हों को कहा जाता है लिपि। अच्छा ये बताइए कि लिपियों के भी अपने नाम होते हैं। ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा और भी कोई भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है क्या बेटा? सोचिए, जानते तो हैं ही आप लोग, बस याद नहीं आ रहा। हाँ, संस्कृत भी तो इसी में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा में भी क ऐसे ही लिखा जाता है ना। तो संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक भाषा है मराठी, मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक भाषा है नेपाली, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में। एक कोंकणी भाषा है, ये सभी की सभी भाषाएं जो हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बाकी अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपियों के नाम हैं। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? इंग्लिश में अंग्रेजी भाषा। पांचवी कक्षा में जब आप लोग थे ना, तब आप लोगों को एक मैथ अलग से सिखाई जाती थी, उसमें नंबर लिखने, 1 2। हाँ, तो ये लिपि है जिसमें अंग्रेजी लिखी जाती है, रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। पंजाबी, हाँ, पंजाबी भाषा गुरु मुखी में लिखी जाती है। उर्दू भाषा, है पता आपको? सोचिए, बस पता, ये बस आने वाला ही है मुंह पे, जैसे ही मैं बोलूंगा वैसे ही आ जाएगा। फारसी, है ना पता सबको? फारसी एक भाषा भी है और फारसी लिपि भी है। फारसी भाषा जो है वह विद्वानों की भाषा मानी जाती रही है। हमारे भारत में जब आए थे फारस से लोग,
तो यहाँ के लोगों के अंदर बड़ा चाव था फारसी पढ़ने का। सलीके की, अदब की भाषा मानी जाती है। उर्दू भी अदब की भाषा मानी जाती है, हालांकि अपनी मारवाड़ी भी कोई कम अदब की भाषा नहीं है। तो फारसी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा है ना। पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। क्या मतलब होता है इसका? हम्म मतलब ये कि अगर कंगन हाथ में पहना हुआ है तो आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है पुलिस वाले लड़कियों से नहीं मांगते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी होता होगा, उस टाइम में आरसी थोड़ी थी। आरसी का मतलब होता है आईना, कांच। अगर हाथ में कंगन पहना हुआ है तो उसको कांच में देखने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर चेहरे पे कुछ लग जाता है तो हमको कांच की आवश्यकता है, आईने की आवश्यकता है। तो मतलब जो चीज हमको सामने दिख रही है उसके लिए हमको आईने की आवश्यकता नहीं है, आरसी की आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये बात समझ गए? लिपि, भाषा, मौखिक, लिखित और भाषा से संबंधित कुछ और शब्द हैं, नोट करेंगे। ये तो नोट ही हो गया होगा, याद ही हो गया होगा, अभी तो बेसिक जानकारी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना होगा, बताएंगे आप। भाषा से संबंधित और कई शब्द हैं, हम जानेंगे कि उनमें अंतर क्या होता है। एक शब्द आपने सुना होगा बोली, और एक शब्द है अपना भाषा। अब हम जानेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। कोई बता सकता है? क्या बेटा? स्थानीय, क्षेत्रीय, लोकल लैंग्वेज जो होती है वो उसको बोली जाती है। अगर बहुत सीमित क्षेत्र है, सीमित सीमित क्षेत्र में अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है बेटा? बोली। क्योंकि बोली जो है वह परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है ना। कहते हैं कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे बानी। थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी का जो टेस्ट है वह चेंज हो जाता है, और उसी तरह से बोलियां भी परिवर्तित हो जाती है। हमारे राजस्थान में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, कोई दो चार बताइए। मारवाड़ी, मेवाती, हाँ ये तो आपके जीके का भी है, और बागड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ढूंढानी, बागड़ी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। और थोड़ा बहुत चेंजेस तो आप एक ही जगह पर देख लेंगे, बीकानेर में भी अगर आप देखें तो अलग अलग जो संप्रदाय के लोग हैं और उनकी भाषा में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। एक संप्रदाय के लोग कहेंगे कि कठे जा रही है, क्या बोलते हैं, कहाँ को? कठे। और उसी बीकानेर में आपको ये भी सुनने को मिल जाएगा कित जा रही है। तो कठे और कित दोनों का मतलब एक ही है, चेंज हो गया ना। इधर हमारे शहरी क्षेत्र में चले जाइए तो वहां पर आपको अलग, पुष्करना भाई लोग हैं उनकी भाषा जो है ऑन खाइश 40, तो उनकी अलग है। एक शब्द है, एक वाक्य होगा, हमारे साथ आप चलोगे क्या। इतने बड़े वाक्य को एक ही शब्द में निपटा देते हैं, 40 मतलब चलोगे क्या। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वह कहलाती है बेटा बोली, और भाषा जो है उसका क्षेत्र होता है विस्तृत। पहला तो अंतर ये है। अब क्या होता है कि कोई भी बोली है, कोई भी भाषा है, उसका क्षेत्र जो है बड़ा होना ही है, क्योंकि मनुष्य की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है पर संस्कृति ग्रहण। कोई समाज शास्त्र से है क्या आप लोगों में से?
अरे किस विषय से हो बता दो, तो कोई पूछो तो कोई ना कर देते हो। अच्छा, समाज 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 शास्त्र, उसमें बताया जाता है पर संस्कृति ग्रहण। दो संस्कृतियां जब पास पास में आती हैं तो दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखती हैं। तो वेशभूषा, खान पान, है ना, रहन सहन, उसी तरह से भाषा का भी आदान प्रदान होता है। तो एक भाषा का क्षेत्र धीरे धीरे दूसरे लोग सीखते जाते हैं, तो यह क्षेत्र क्या होता जाता है, विस्तृत होता जाता है, विस्तृत होता जाता है। एक जब बोली का क्षेत्र का विस्तार हो जाए, बहुत ज्यादा जब विस्तार हो जाता है, उसके बाद क्या होता है बेटा कि इस भाषा के जो विद्वान लोग होते हैं, इसके जितने भी शब्द होते हैं, उन शब्दों को संचित इकट्ठा करते हैं और उनके अर्थ निर्धारित कर लेते हैं। उनके अर्थ फिक्स हो जाते हैं कि इस शब्द का अर्थ ये है, तो उनके शब्दों के अर्थ निर्धारित हो जाते हैं। एक ऐसी किताब, ऐसा ग्रंथ जिसमें किसी एक भाषा के सभी शब्द या उसके अर्थ हो, साथ में उसके अर्थ हो, या कई बार होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में, है ना, तो एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको बताया जाता है, अर्थ बताया जाता है। उस ग्रंथ को या किताब को क्या कहा जाता है बेटा, शब्दकोश। तो इसका क्या बन जाता है बेटा, बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और धीरे धीरे फिर उसके विद्वान उसका क्या बना देते हैं, शब्दकोश बना देते हैं। और जब शब्दकोश बन जाता है तो फिर हमको उसको शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए कुछ ग्रंथ नियमों की भी आवश्यकता होती है। तो हर चीज का नियम होता है ना, किसी भी चीज का हम उसमें नियम जरूर रखेंगे। बिना नियम के, अब कोचिंग का नियम है कि आपको इतने बजे से इतने बजे क्लास लेनी है, तो उतनी क्लास लेने के लिए आप लोग आते हैं, और नियम नहीं है कोई किसी 10 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, तो कैसे पढ़ाई होगी। तो उसी तरह से भाषा के लिए भी नियम बनाए जाते हैं, और उन नियमों को, जिससे भाषा को शुद्ध बोला जाए और भाषा को शुद्ध लिखा जाए, उन नियमों का जो ग्रंथ होता है या शास्त्र होता है, उस शास्त्र को कहते हैं व्याकरण। तो धीरे धीरे क्या होता है, बोली का व्याकरण भी बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका सीमित क्षेत्र धीरे धीरे विस्तृत होता है, फिर इसका शब्दकोश बन जाता है, शब्दकोश के बाद इसका व्याकरण बनता है, और जब व्याकरण बन जाता है इसका मतलब ये भाषा अब ठीक ठाक हो गई है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं नियमों के साथ। तो अब इसमें क्या होते हैं, भाषा के विद्वान आते हैं और उसमें करने लग जाते हैं रचना, कविताओं की, कहानियों की, नाटक, एकांकी, उपन्यास लिखे जाने लग जाते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है। अब जब इतनी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, इसका क्षेत्र बोली का विस्तृत हो जाता है, इसका शब्दकोश भी बन जाता है, इसका अपना व्याकरण बन जाता है, और इसमें जब साहित्य की रचना होने लग जाती है, तब यही बोली क्या बन जाती है बेटा, भाषा बन जाती है। बन तो जाती है, लेकिन इसके साथ में एक और अनिवार्यता जुड़ी हुई है। आप लोग जानते हो कि संविधान के अंदर मान्यता मिलनी चाहिए। कभी आप लोगों ने सुना होगा, एक चर्चा हमेशा चलती रहती है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। संविधान का एक लिस्ट है, सूची, जिसमें भाषाओं को, जिन भाषाओं का उसमें जिक्र किया गया है, उसी को क्या कहा जाता है, मान्य भाषा, मान्यता प्राप्त भाषा कही जाती है। और हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त बेटा, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लेकिन हमारी वाली भाषा जो राजस्थानी भाषा है, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, संघर्ष जारी है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो पाएंगे ये कि राजस्थान भाषा जो है उसका क्षेत्र काफी व्यापक है, उसका अपना व्याकरण भी है, उसमें साहित्य की भी रचना बहुत सारी हुई है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन साहित्य। मूर्धन्य कवि हमारे कन्हैयालाल जी सेठिया, विजयदान देथा, है ना, कृपाराम खिड़िया, बहुत साहित्यकार हैं जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं। लेकिन अब यहाँ की तो औपचारिकताएं सभी पूरी हो रही हैं, व्याकरण भी है, साहित्य भी है, लेकिन फिर भी उसको मान्यता नहीं मिली है। उसका एक कारण तो यही वाला है,
कौन सा, जो हमने अभी पहले चर्चा की कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। सर्वमान कोई एक बोली नहीं। अगर हम बात करें राजस्थानी की, तो राजस्थानी एक बोली नहीं है ना। तो जब भी मान्यता मिलने की बात थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होती है, तो उस समय कहीं ना कहीं आपस में टकराव की स्थिति बनती है कि कौन सी भाषा को, यानी कौन सी बोली को मान्यता मिले। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां हैं, तो इसके लिए थोड़ी समस्याएं रहती हैं। बोली, भाषा। मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं बेटा? क्या बेटा? संस्कृत है? नहीं नहीं नहीं, संस्कृत। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, ये जो मातृ है ये दूसरे अर्थ में यहां पर आया है। संस्कृत जो है वह जननी है, हर भाषा की मां है, ठीक है। लेकिन ये जो मातृभाषा है यह पर्टिकुलर आपके लिए, मेरे लिए प्रयोग हुआ कि मेरी मातृभाषा कौन सी, आपकी मातृभाषा कौन सी। तो मातृभाषा कौन सी होती है? बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले जब बोलना सीखता है, जो भाषा वो सीखता है, और वह कौन सी भाषा सीखता है? अपने माता पिता की जो घर में बोली जाती है, अपने माता पिता या अपने आसपास के परिवेश में जो भाषा वह सीखता है, उसी भाषा को उसके लिए मातृभाषा। मतलब मेरी मातृभाषा अलग हो सकती है, आप लोगों की मातृभाषा अलग हो सकती है। आप लोगों ने हो सकता है दूसरी भाषा सीखी हो, मैंने जो हो सकता है अलग भाषा। मातृभाषा जो है वह उसी में आदमी सबसे सहज होता है। सबसे इजी बोलना किस भाषा में होता है? मातृभाषा में होता है ना। हम जब विचार करते हैं तो भले ही आप, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तब आप हिंदी में जवाब देंगे, लेकिन सोचेंगे अपनी मातृभाषा में। हाँ सर, क्या तो ठीक ही रहा है, अच्छा बीरो बो हुआ है ना। जब भी आप सोच रहे होंगे तो अपनी मातृभाषा में, अगर मारवाड़ी है अगर आप लोगों की मातृभाषा, तो मारवाड़ी में सोच रहे होंगे। क्योंकि मनुष्य सबसे सहज और सरल होता है अपनी मातृभाषा। अंग्रेजी कितना भी पढ़ लीजिए, है ना, और वो कुत्ता अगर पीछे लग गया तो अपनी मातृभाषा में बोलेंगे ना। तो हम अपनी मातृभाषा, वो सबसे पहले तो मातृभाषा कौन सी भाषा है? मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा अपने माता पिता या अपने आसपास के परिवेश से सीखता है, उसको क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए बात? राजभाषा सुना है कभी शब्द ये? क्या होती है राजभाषा? प्रशासनिक कार्रवाई के लिए, लिखित कानून के लिए, आप लोग सब ठीक है। इसमें सरकार, गवर्नमेंट जो होती है ना बेटा, गवर्नमेंट का एक निश्चित भाषा उनको बनानी पड़ती है कि जितने भी वो कानून बनाएंगे या सरकारी ऑफिसों में जो काम होंगे वह किस भाषा में होगा, उसका जिक्र हमारे संविधान में होता है। हमारे संविधान के अंदर यह लिखा गया है कि सरकार किस भाषा में काम करेगी, है ना। ये जरूरी भी है, क्योंकि वह भाषा सब लोगों को आनी चाहिए, तभी तो हम कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नहीं तो वो अलग भाषा में लिखा जा रहा है, हमको पता ही नहीं क्या कानून बन गया, है ना। तो सरकारी ऑफिसों में, सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा में कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। ठीक है। और हमारे भारत की राजभाषा कौन सी है? हम्म, हिंदी है। हमारी भारत की राजभाषा जो संविधान में लिखा गया वह है हिंदी। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में हिंदी को
राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को यह बात पता है कि पूरे देश में क्या हिंदी में ही काम होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब केवल हिंदी राजभाषा नहीं है। इधर चले जाएंगे आप साउथ इंडिया की तरफ, तो उधर तो हिंदी है ही नहीं, है ना। लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तब कैसे काम होगा? हुआ ये कि जब देश हमारा आजाद हुआ और संविधान जब बनने लगा, तो एक कमेटी बैठाई गई और कमेटी से कहा गया कि आप पता कीजिए कि अपनी रिपोर्ट दीजिए कि क्या हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए तो पूरे भारत में कोई तकलीफ तो नहीं होगी, दिक्कत तो नहीं होगी। साउथ इंडिया का तो पहले ही विरोध था कि राजभाषा हिंदी नहीं होनी चाहिए, है ना। और भी बहुत सारी समस्याएं थी। समस्या ये थी कि हमारे जितने भी कानून थे वो सब के सब किस में थे? इंग्लिश में थे, अंग्रेजी में। हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारा पार्लियामेंट, हर जगह क्या होता है? इंग्लिश में काम होता था। अचानक एक ही दिन में कह दें कि ये सब इंग्लिश वाले कानून हटा दो और सब इसकी जगह पर हिंदी में होगा, ये संभव था नहीं। तो संभव नहीं था, तो कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा कि 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए क्या करेंगे? हिंदी के साथ में इंग्लिश सप्लीमेंट्री रहेगी, हिंदी के साथ में अंग्रेजी। 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को भी साथ में राजभाषा के रूप में ही प्रयुक्त किया जाएगा। संविधान हमारा कब लागू हुआ? ये तो बोल दो। 1950 में हो गया था। और 15 वर्ष और जोड़ लीजिए तो 1965 में अंग्रेजी हट जानी चाहिए थी और केवल हिंदी ही राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये कि एक कमेटी बैठाई गई, फिर 1963 में बैठा दी राजभाषा आयोग अधिनियम बनाने के लिए। 1963 में ये कमेटी बैठी और वह कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें फिर यही बात आई कि अभी हमारा भारत देश केवल हिंदी के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कहा गया कि कुछ समय के लिए अंग्रेजी हो जाए। और किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे और कहेंगे कि भैया हिंदी में ही पर्ची बना देना, लिखेगा वो दवाइयाँ हिंदी में? हिंदी में नहीं लिखेगा ना। डॉक्टर अंग्रेजी में ही दवाइयाँ लिखते हैं। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो सारा डिस्कशन ही इंग्लिश में होता है। इसके ऊपर तो काफ़ी चर्चा भी रहती है कि हिंदी का भी शामिल होना चाहिए, कई लोग करते भी हैं बहस वगैरह। तो अभी हर जगह से अंग्रेजी को हटा देना और हिंदी को स्थापित करना यह संभव नहीं था। तो पूछा गया कि कितने सालों के लिए? तो कहा कि कितने उतने सालों के लिए नहीं। अब जब भी भविष्य में ऐसा लगेगा कि अब पूरा भारत जो है हिंदी में ही काम कर सकता है, तो उसके बाद अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा और हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि कभी हटेगा? अब आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो गए, हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ते ही नहीं है। हाँ, हिंदी नहीं हट जाए ये बात है, लेकिन बच्चे की हिंदी हमारी इतनी कमजोर नहीं है। विश्व में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, काफी बहुत स्ट्रांग है। और मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो हिंदी जो है साथ में है। जैसे बैंक में आप जाएंगे, कभी बैंक में फॉर्म भरने जाएंगे तो एक साइड में इंग्लिश है और एक साइड में हिंदी है। रेलवे में रिजर्वेशन करवाने जाएंगे तो एक साइड हिंदी में, एक साइड इंग्लिश में। मतलब आप हिंदी में भी काम कर सकते हैं और इंग्लिश में भी। लेकिन ये केंद्र सरकार की बात, केंद्र सरकार में हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब राज्यों में क्या है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं भी है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाएं वही जिनको मान्यता प्राप्त है। अब बंगाल में आप चले जाएंगे तो हिंदी इंग्लिश के साथ बंगाली में भी काम किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर हिंदी कम लोग जानते हैं, ज्यादा वह इंग्लिश और बंगाली। दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो इधर की जो मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह जो भाषा है
उनका प्रयोग होता है। पंजाब में चले जाएंगे तो आपको 3 भाषाओं में काम करने की आजादी है, पंजाबी में भी और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। हमारी वाली भाषा को अभी मान्यता प्राप्त, अभी अगर राजनीति में आप लोग रुचि रखते हो तो अभी विधानसभा चुनाव हुए तो हमारे ही बीकानेर के एक सांसद साहब थे, और सॉरी विधायक महोदय, एमएलए, क्या नाम है उनका, अंशुमान जी भाटी। तो उन्होंने क्या है कि शपथ जो ग्रहण कर रहे थे वह मारवाड़ी में उन्होंने किया, लेकिन स्पीकर साहब ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, आप इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। वहीं पर जेठानंद जी व्यास एमएलए जो हैं हमारे बीकानेर पश्चिम विधानसभा से, तो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिया, तो संस्कृत भाषा में मान्यता प्राप्त है तो उनको कोई रोका नहीं गया। तो मान्यता का मतलब ये होता है कि उसी में सरकार के आप कामकाज कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, राजभाषा में संविधान 343 से लेकर 351, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषाओं के बारे में बताता है। संविधान में बताया गया है 343 हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। एक शब्द और सुना होगा आप लोगों ने, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, तो राष्ट्र में तो ये भी भाषा बोली जाती है, राजभाषा वाली भी। हिंदी तो बोलते ही है ना हम लोग। अच्छा ये बताइए कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा है ही नहीं, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं किया गया। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो राष्ट्रभाषा होती क्या है? देश के सभी नागरिकों द्वारा अथवा अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है बेटा? राष्ट्रभाषा। कई कई देश ऐसे हैं जहां पर वहां के सभी नागरिक जो है एक ही भाषा बोलते हैं। हमारा भारत है विविधताओं का देश, है ना, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न भाषा, विभिन्न खान पान, लेकिन कई ऐसे देश है वहां पर एक जैसी भाषा। अब चाइना में चले जाएंगे तो सब चाइनीज ही बोलते हैं, पता नहीं मेरे को, तो दूसरी भाषा तो नहीं है ना चाइना में, सब चाइनीज बोलते हैं। तो अब वो उनकी क्या हो गई? राष्ट्रभाषा हो गई। देश के सभी नागरिकों द्वारा या अधिकांश नागरिकों द्वारा, अधिकांश में 90%, देश के सभी या अधिकांश नागरिकों द्वारा जो भाषा बोली जाती है वह क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हाँ, राजभाषा का जिक्र किया गया है और राजभाषा हमारी हिंदी है। साथ साथ में सप्लीमेंट्री के रूप में इंग्लिश का भी प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आए? इतने सारे शब्दों के बारे में हमने जाना। भाषा को जान लिया हमने। अब भाषा को जाना तो हमको पढ़ना क्या है? कौन सी भाषा पढ़ना है? हिंदी भाषा पढ़ना है ना। तो यहां पर क्या लिख देते हैं? हिंदी। हिंदी भाषा हम पढ़ने जा रहे हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा क्यों भाई? क्योंकि हमारी भाषा अपनी माने डकण कौन कवे, है ना। ये बात नहीं है, हिंदी में बहुत विशेषता है। हाँ ठीक है, ये भी बात है, अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने देश के ऊपर गर्व हमें होना ही चाहिए। वहीदा रहमान बहुत सुंदर अभिनेत्री थी, पर वो मेरी माँ से बेहतर सुंदर नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ जो है वो मेरे लिए सबसे सुंदर है। तो हिंदी भाषा हमारी भाषा है, इसलिए सबसे सुंदर है। लेकिन हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएं भी हैं। हिंदी भाषा जो है वह जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, और जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती
यानी जो बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, और जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं। अब आपको लग नहीं रहा ऐसा कि ऐसा तो सभी भाषाओं में होता है? सभी भाषाओं में नहीं होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि सीयूटी कट, बीयूटी, पीयूटी। क्यों? अगर सीयूटी कट, बीयूटी बट, तो पीयूटी पट क्यों नहीं? इसका कोई है अंग्रेजी के विद्वानों के पास उत्तर? आप में से बहुत बच्चे अंग्रेजी के भी विद्वान होंगे। ऐसा क्यों होता होगा कुछ पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में अगर आप कहीं देखेंगे कि इसमें स में उ की मात्रा है सु, आधा न, द, र, तो हम इसको कहेंगे सुंदर। एक बच्चा जो पहली बार इसको पढ़ रहा है वह भी पढ़ लेगा कि स में छोटा उ की मात्रा सु, आधा न, द, र। ये बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है वह नहीं बोलेगा। आप लोगों ने रट रखा है कि पीयूटी पुट और बीयूटी बट। अगर आप लोग पहले से नहीं रटे हुए होते तो आप भी यही कहते सीयूटी कट, बीयूटी बट, पीयूटी पट, टी ओ टू, डी ओ डू, जी ओ गो। क्यों भाई, ये कौन सा नियम हो गया? हमारी हिंदी भाषा में कभी आप नहीं देखेंगे कि लगा तो उसमें ऊ की मात्रा है और बोल रहे हैं ओ की मात्रा। कितना भी जटिल से जटिल शब्द आपको दिया जाए, आप उन जटिल शब्दों को भी बड़ी आसानी से मिला मिलाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में आवश्यक नहीं है कि आप पढ़ लें। आप जैसा एक होनहार छात्र था, अपने अध्यापक से पूछता है कि सर नटुरे मने क्या होता है? अध्यापक बड़े आश्चर्य में कि भाई नटुरे क्या होता है, नटुरे तो कोई इंग्लिश में शब्द आता नहीं है। पूछा कि बता स्पेलिंग, तो उसने स्पेलिंग बताया NATURE। अब आप लोग इसको नेचर पढ़ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपने स्पेलिंग ये रटी हुई है। अगर नहीं पता होता हमको तो हम भी अगर मिला के पढ़ते तो न टू रे ही पढ़ते। फिर अध्यापक ने मारा थप्पड़ उसको कि बेवकूफ, ये नटुरे नहीं है, ये नेचर है। तो बच्चा ने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा फुटुरे बचा लिया। तो अंग्रेजी का कोई भरोसा नहीं है कि उसमें लिखा क्या जाए और बोला क्या जाए। हिंदी में जो लिखा गया है वही बोला जाएगा, और जो बोला गया है वही लिखा जाएगा। ज्यादातर अशुद्धियां हमारी इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि हम अशुद्ध बोल देते हैं। अशुद्ध बोलते हैं तो फिर अशुद्ध लिख देते हैं ना। अगर हमने कि और की में अंतर नहीं किया तो लिखते समय हमें समझ भी नहीं आएगा कि इसमें छोटी की मात्रा आएगी कि बड़ी की मात्रा। शुद्ध बोलेंगे, अगर हम इसको भी आदि बोलेंगे और इसको भी आदि बोलेंगे तो हम लिखते समय लिख ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं आएगा कि इसमें कौन सी मात्रा आएगा। इसको आदि और इसको आदि बोलेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा, मैंने संस्कृत को साथ में जोड़िए, संस्कृत से ही बनी है तो संस्कृत तो है ही बेहतरीन, जिसमें शब्दों के वर्णों के उच्चारण के लिए समय निर्धारित है। कितने वर्ड कितने समय में आपको स्वरों का उच्चारण करना है, ये समय बताए। मात्राएं सुना आपने? मात्राएं, मात्रा का मतलब ही समय होता है। तो हमें यह पहली ऐसी भाषा है जिसमें मात्राएं मतलब समय बताया गया है। अब ए को आप ए बोलिए, ए बोलिए, ए बोलिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस ई को ई बोल दीजिए, गलत हो गया। जैसा बोला गया वैसा ही उच्चारण होगा, और जैसा उच्चारण होगा वैसा ही लिखा जाएगा, है ना। तो इसमें समय निर्धारित है कितने वर्णों में कितने समय में वर्णों को बोलना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल आपको हिंदी की और विशेषताएं बताऊंगा। धन्यवाद। हम्म।
होम कहाँ है? वाह। है। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल शब्द वर्ण से मिलकर बनेगा।